चलो हेलो अगेन। अब देखो बेटा, अपन ने कल सेक्शन 28 किया, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन में भी यही बताया था कि हम पीजीबीपी में करेंगे क्या। हम सारी इनकम्स लेंगे, हम सारी इनकम्स को लेंगे और इनकम्स में से हम अलाउड डिडक्शंस माइनस करेंगे। अलाउड डिडक्शंस हम माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो होगी टैक्सेबल इनकम। तो इनकम्स में क्या क्या लेना है ये तो हमको सेक्शन 28 ने बता दिया। आगे के कुछ सेक्शंस भी होंगे जो हमको बताएंगे कि इनकम में क्या लेना है। अब हमको लाइन से देखने हैं कि कौन से खर्चे अलाउड डिडक्शंस में आते हैं, और जितने भी अलाउड डिडक्शंस हैं वो सारे इनकम में से डिडक्ट होते जाते हैं, ठीक है। और फिर आखिरी में हमारे पास क्या बचता है, टैक्सेबल इनकम। तो बेटा हमको सेक्शन 29 बोलता है कि आप इनकम को, पीजीबीपी की इनकम को कैसे कंप्यूट करो। आप 30 से लेके 43 डी के जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे सेक्शंस की बातें मानते जाओ, एंड में आपके पास पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हम इनकम लेते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं कौन से एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे इनकम में से और कौन से एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। कौन से अलाउड है, ये टर्मोलॉजी से इंट्रोड्यूस मैंने पहले ही वीडियो में करवा दिया था। कौन से एक्सपेंसेस अलाउड डिडक्शंस में आते हैं, कौन से वाले अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम सेक्शन 30 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सेक्शन 30, अब यहाँ पे सिर्फ खर्चों की बात होती जाएगी, एक एक पर्टिकुलर खर्चा उठाएंगे और उसको देखेंगे कि कौन सा खर्चा अलाउड है, कौन सी कंडीशंस पूरी होने पर वो अलाउ होगा और कौन सा खर्चा अलाउड नहीं है, ठीक है। सेक्शन 30 कौन से खर्चे की बात करता है? सेक्शन 30 बात करता है बेटा रेंट की, रेट्स एंड टैक्सेस की, रिपेयर्स की, इंश्योरेंस की ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के रेंट, रिपेयर्स, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेंट। रेंट, एक चीज और मैं बता दूं ये डिस्कस करने से पहले कि बेटा पीजीबीपी वाले हेड में सिर्फ बिजनेस के या प्रोफेशन के ही खर्चे अलाउ किए जाएंगे। आपका पर्सनल खर्चा कभी भी अलाउ नहीं होगा। अगर आपने बिजनेस में अपना पर्सनल कुछ खर्चा किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रेमाइसेस रेंट पे लिया, ठीक है। अब आधा मैं बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ और आधा मैं खुद रह रही हूँ उसमें, ये तो पर्सनल के लिए यूज हो रहा है वो। तो जो आधा बिजनेस के लिए यूज हो रहा है सिर्फ उसी का डिडक्शन मैं ले सकती हूँ इनकम में से, पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते टाइम। बाकी का आधा जो मैं पर्सनल के लिए यूज कर रही हूँ उसका मैं डिडक्शन नहीं ले सकती हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग पीजीबीपी, ठीक है। तो ये रूल हमेशा याद रखना, बिजनेस एक्सपेंसेस आर ओनली डिडक्टेबल, पर्सनल एक्सपेंसेस कभी भी डिडक्टेबल नहीं है। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, रेंट की। मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली, अगर मैं टेनेंट हूं तो रेंट मेरे लिए खर्चा है और वो खर्चा बेटा मुझे अलाउड है, ठीक है, वो खर्चा मुझे अलाउड है, ठीक है। पर अगर मैं अपनी खुद की बिल्डिंग में अपना बिजनेस रन कर रही हूं तो नोशनल रेंट अलाउड नहीं है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोशनल रेंट? मैंने बोला कि ये तो मेरी खुद की बिल्डिंग है, ठीक है, और मैं इसमें बैठकर अपना बिजनेस कर रही हूँ, पर अगर मैं इस बिल्डिंग को रेंट पर लेती तो इतना खर्चा तो मेरा आता ना, तो मैं उसको नोशनल रेंट बोलती हूँ। जो रेंट एक्चुअली में आ नहीं रहा, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर इस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे लिया होता तो ये रेंट मेरे सिर पर आता, ठीक है। तो ये नोशनल रेंट, और इस नोशनल रेंट को भी मैंने अपने एक्सपेंसेस में लिख लिया। क्यों लिखा भाई? खर्चा एक्चुअली में तो हो नहीं रहा, ठीक है, तुमने ये खर्चा बनाया है अपने मन से,
ठीक है, ये सोच के कि तुम्हारी बिल्डिंग अगर खुद की नहीं होती और तुम इसको किराए पर लेते तो तुम इतना खर्चा उठाते। ठीक है, ये जो नोशनल रेंट है वो अलाउ नहीं होता है बेटा, मतलब ओनर को नॉट अलाउड। ये नॉट अलाउड में क्या लिख लेंगे, नोशनल रेंट। अगर आपने सही में बिल्डिंग किराए पे ली है और आप एक्चुअल में रेंट का एक्सपेंस इनकर कर रहे हो तो वो आपको अलाउड है। ठीक है, इन दैट केस यू विल बी टेनेंट ऑफ दैट बिल्डिंग। ठीक है, बट अगर आप बिल्डिंग के ओनर हो बेटा तो नोशनल, ठीक है, एक्सपेंस नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा पार्टनरशिप का मैं केस बताती हूँ, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मैं पार्टनर हूं अपनी फर्म की, मैंने अपनी प्रेमाइसेस अपनी फर्म को किराए दे दिए। ठीक है, मतलब मेरी फर्म मेरी बिल्डिंग में बैठकर फर्म का बिजनेस हो रहा है उसके अंदर। ठीक है? मैंने अपनी बिल्डिंग फर्म को दे दी किराए पर, फर्म मुझे किराया दे रही है पार्टनर को। क्या फर्म के हाथ में ये एक्सपेंस अलाउड होगा? मैं अपना सवाल एक काम करती हूँ, लिख देती हूँ, अगर नोट करना होगा तो कर लेना। ठीक है, मैं ये एक पार्टनर है, ये कौन है, पार्टनर, और ये कौन है, ये है बेटा फर्म। पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग फर्म को दे दी ऑन रेंट, और फर्म पार्टनर को क्या दे रही है बेटा, रेंट दे रही है। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये फर्म के हाथ में ये जो रेंट, फर्म से जो रेंट जा रहा है, ये फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। ठीक है, ये एक्सपेंस अलाउड होगा क्या फर्म के हाथ में? तो आंसर विल बी यस। रेंट पेड बाय फर्म टू पार्टनर इज अलाउड एक्सपेंस। ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है ना, पार्टनर की खुद की प्रॉपर्टी है, फर्म के नाम का बिजनेस है। ठीक है, फर्म का बिजनेस उसमें हो रहा है, पार्टनर को जो रेंट मिल रहा है वो फर्म के हाथ में अलाउड एक्सपेंस होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया, इसको लिख लेना पॉज करके। तो रेंट की अपन ने बात कर ली बेटा, रेंट ओनर के हाथ में अलाउड होगा, सॉरी ओनर के हाथ में नोशनल रेंट अलाउड नहीं होगा, टेनेंट के हाथ में जो रेंट वो पे कर रहा है वो अलाउड होगा पूरा का पूरा। रेट्स एंड टैक्सेस की बात करें, सारे टैक्सेस आ जाएंगे, लोकल टैक्सेस जो बिल्डिंग के वजह से इनकर करने पड़ते हैं, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स। ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस अलाउड एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब ये किसको अलाउ होता है, ओनर को अलाउ होता है या टेनेंट को अलाउ होता है? बेटा जो ये खर्चा इनकर कर रहा है उसको अलाउ होता है। ठीक है, तो अगर म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स है, मान लो म्यूनिसिपल टैक्स है, वो ओनर अपनी जेब से भर रहा है, तो डिडक्शन किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा। मेरी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, मैंने थोड़े टाइम के लिए उसको रेंट पे चढ़ा दिया, पर म्यूनिसिपैलिटी टैक्स मैं ही पे करती हूँ, तो रेंट रिसीव्ड इज माय बिजनेस इनकम। क्योंकि ये मेरा बिजनेस ही हो रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे कि ये क्लासेस हैं, उसमें से एक रूम मैंने थोड़े टाइम के लिए किसी और को दे दिया, मेरे बिजनेस इनकम में ही आएगी रेंट रिसीव्ड। ठीक है, और जो मैं म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पे कर रही हूँ उसका डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। या मैं एक और एग्जांपल थोड़ा बेटर देती हूँ, ज्यादा रिलेट कर पाओगे। प्रॉपर्टी खरीद कर रेंट पे चढ़ाना मेरा बिजनेस है। ठीक है, तो जो रेंट रिसीव्ड है वो मेरी बिजनेस रिसिप्ट है, पीजीबीपी इनकम में आएगी। मैं म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पे कर रही हूँ एज एन ओनर, वो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, टेनेंट की बात करें, अगर मैंने ये प्रॉपर्टी रेंट पे लेके रखी हुई है और
म्यूनिसिपैलिटी टैक्स भी मैं ही दे रही हूँ अपनी जेब से, तो मुझे मेरे पीजीबीपी में से इस खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। इन शॉर्ट, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, कोई भी टैक्स जो बिल्डिंग से रिलेटेड है, कोई भी रेट्स जो बिल्डिंग से रिलेटेड है, वो जो पे करेगा, ओनर पे करेगा तो ओनर को उसका डिडक्शन मिलेगा, है ना, और टेनेंट पे करेगा तो टेनेंट को उसका डिडक्शन मिलेगा। इंश्योरेंस के साथ भी बेटा वही है। बिल्डिंग में अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया तो एज एन ओनर अगर मैं इंश्योरेंस का खर्चा उठा रही हूँ तो मुझे एज ए ओनर मैं डिडक्शन ले सकती हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट का। अगर टेनेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है अपनी जेब से तो वो डिडक्शन ले सकता है, ठीक है, मतलब जो पे करेगा वो उसका डिडक्शन लेगा, ठीक है। अब आते हैं अपन रिपेयर्स में। रिपेयर्स बेटा दो तरीके की होती हैं, एक होती है कैपिटल रिपेयर और एक होती है रेवेन्यू रिपेयर। रेवेन्यू रिपेयर, है ना, रेवेन्यू रिपेयर में भी अपन करंट रिपेयर, जो एक्ट में वर्ड यूज किया गया है ना, वो रेवेन्यू रिपेयर नहीं यूज किया गया है, वो यूज किया गया है बेटा करंट रिपेयर। करंट रिपेयर का मतलब होता है जो आप तुरंत तुरंत करते जाते हो, ठीक है, मतलब रेगुलर मेंटेनेंस का काम जो आप पोस्टपोन नहीं करते, अक्यूमुलेट नहीं करते। थोड़ा सा टूटा फूटा मुझे दिखा, मैंने रिपेयर करवा दिया। हर साल मैं पेंट करवाती हूँ अपनी बिल्डिंग को ताकि वो ठीक ठाक रहे। जब पेंट करवाती हूँ तो पुट्टी हो जाती है जहां भी क्रैक्स वगैरह दिख रहे होते हैं, तो दिस इज करेंट रिपेयर, ठीक है। वो रिपेयर जो आप रेगुलर मेंटेनेंस के लिए इनकर करते हो, अपनी बिल्डिंग को प्रिजर्व रखने के लिए करते हो, ठीक है। बट अगर आप अक्यूमुलेट करते जाओ, टूटा फूटा है और टूटने दो और टूटने दो और टूटने दो, और फिर जब बहुत ज्यादा टूट जाएगा तो हम फिर से रिन्यू करवा लेंगे या रिकंस्ट्रक्ट करवा लेंगे, दैट इज नॉट करेंट रिपेयर, ठीक है। तो बेटा करेंट रिपेयर जो होती है, उसका जो डिडक्ट, वो जो एक्सपेंस, करेंट रिपेयर का जो एक्सपेंस है वो अलाउड एक्सपेंस है, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो अपने इनकम में से, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि कैपिटल नेचर का, कैपिटल नेचर का मतलब रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, या आपने बिल्डिंग में कोई नया रूम ही बनवा लिया, ठीक है, ये सारे करेंट कैपिटल नेचर के जो रिपेयर्स हैं, ये एक्सपेंस डिसअलाउड है, नॉट अलाउड। एक्चुअली कैपिटल नेचर के जो भी खर्चे होंगे वो आपके असेट की कॉस्ट में ही जुड़ जाएंगे, ठीक है, आप उसको कैपिटलाइज ही कर दोगे। तो अगर आपकी बिल्डिंग है, आपने कैपिटल नेचर की रिपेयर करवाई है, तो आप अपनी बिल्डिंग की कॉस्ट में ही उसको जोड़ दोगे और फिर आप उस पूरी टोटल बिल्डिंग के अमाउंट पर आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो और डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो मैंने तो ये बिल्डिंग किराए पे लेके रखी हुई है, मैंने इस बिल्डिंग पर जो मेरे लिए किराए वाली बिल्डिंग है उस पे कैपिटल नेचर की रिपेयर करवाई, ध्यान से सुनना, मैंने ये बिल्डिंग किराए पे लेके रखी हुई है, ठीक है। अब मैंने इस बिल्डिंग पर कैपिटल नेचर की रिपेयर करवाई, मेरी तो कोई बिल्डिंग है नहीं, मेरे बुक्स में तो एसेट साइड बिल्डिंग नहीं दिख रही है क्योंकि ये बिल्डिंग मेरी है ही नहीं, मैंने तो किराए पे लेके रखी हुई थी, फिर भी मैंने कैपिटल नेचर का रिपेयर करवाया, डिडक्शन मिलेगा नहीं, कैपिटल नेचर का रिपेयर वाला एक्सपेंस डिसअलाउड होता है, तो क्या होगा, तो एक्ट बोलता है कि जो कैपिटल नेचर का रिपेयर है वो अगर टेनेंट करवा रहा है तो टेनेंट उतनी कॉस्ट का असेट क्रिएट कर लेगा अपनी बुक्स में, ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं ना। अगर कैपिटल नेचर का रिपेयर टेनेंट करवा रहा है, टेनेंट करवा रहा है, ठीक है, तो ये
एक्सपेंस के अमाउंट का असेट क्रिएट हो जाएगा, असेट क्रिएट हो जाएगा, असेट क्रिएट कर देंगे एंड फिर उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो अगर कैपिटल नेचर का रिपेयर टेनेंट करवा रहा है, ठीक है, तो ये उसके लिए एक असेट क्रिएट हो जाएगा जितना, ठीक है, एंड उस पर फिर हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया। इसको मैं सेक्शन 30 को मैं थोड़ा अलग ढंग से भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास बिल्डिंग है और तुम उस बिल्डिंग के ओनर हो, अगर तुम उस बिल्डिंग के ओनर हो और तुम अपनी बिल्डिंग में बैठकर बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिल्डिंग से रिलेटेड कितने खर्चों का तुमको डिडक्शन मिलेगा? बेटा, रेंट का डिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तुम उस बिल्डिंग के ओनर हो। ठीक है, जो तुम रेंट, ठीक है, टैक्सेस पे करोगे उसका पूरा तुमको डिडक्शन मिल जाएगा अपनी बिजनेस की इनकम में से। जो तुम इंश्योरेंस पे करोगे उसका भी तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। जो तुम रेवेन्यू रिपेयर्स, रेवेन्यू नेचर के करंट रिपेयर्स करवाओगे, करंट रिपेयर्स मतलब जो मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन के लिए किए जाते हैं, जिनको अक्यूमुलेट नहीं किया जाता, वो तुम करवाओगे, उसका डिडक्शन भी तुमको मिल जाएगा। कैपिटल नेचर की जो रिपेयर्स हैं उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुम बिल्डिंग में बैठकर बिजनेस कर रहे हो और वो बिल्डिंग तुमने किराए से ली हुई है, मतलब तुम टेनेंट हो, तुम टेनेंट हो, तो तुमको बिल्डिंग से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा? तुमको रेंट का डिडक्शन भी मिलेगा। तुमको बेटा, अगर तुम अपनी जेब से रेट्स और टैक्सेस पे कर रहे हो तो उसका डिडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद तुम अगर इंश्योरेंस पे कर रहे हो उस बिल्डिंग के लिए तो तुमको उसका डिडक्शन भी मिलेगा, और तुमको रेवेन्यू नेचर के करंट रिपेयर्स का डिडक्शन भी मिल जाएगा। कैपिटल नेचर के जो रिपेयर्स तुम करवाओगे उसका डिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा, पर वो जो अमाउंट है वो तुम्हारे असेट में ऐड हो जाएगा और फिर उस असेट पे तुमको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन लगा लोगे तुम। ठीक है, तो ये था सेक्शन 30। मैं 31 भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं रीड करवाऊंगी। 31 देखो, इंश्योरेंस, रिपेयर और ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, तीन असेट्स की बात करता है। ठीक है, इन प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, ठीक है, रेंट की बात नहीं करता है, बट क्योंकि प्लांट मशीनरी और फर्नीचर की बात हो रही थी तो रेंट भी समरी वाले नोट्स में इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। रेंट की जो बात की गई है प्लांट मशीनरी और फर्नीचर की, वो सेक्शन 37 में की गई है। ठीक है, पर क्राइटेरिया सेम रहेगा जैसे कि हमने 30 में देखा। अगर तुम प्लांट मशीनरी फर्नीचर के ओनर हो और तुम प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो बेटा रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम ओनर हो, रेंट का खर्चा तुम उठा नहीं रहे हो। ठीक है, इंश्योरेंस तुम अगर करवाते हो प्लांट मशीनरी फर्नीचर की इंश्योरेंस अगर करवाते हो, ठीक है, और तुम इंश्योरेंस का प्रीमियम अपनी जेब से पे करते हो, उसका खर्चा तुमको अलाउ हो जाएगा, इंश्योरेंस का खर्चा तुमको अलाउ हो जाएगा एज एन ओनर। अगर तुम रेवेन्यू नेचर की रिपेयर करवाते हो, करंट रिपेयर रेवेन्यू नेचर की, ठीक है, तो वो खर्चा भी तुमको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम कैपिटल नेचर की रिपेयर करवाते हो, अगर तुम कैपिटल नेचर की रिपेयर करवाते हो तो वो खर्चा अलाउ नहीं होता, मतलब वो इनकम में से लेस नहीं होता, वो क्या कर होता है, वो असेट में जाकर जुड़ जाता है। अगर तुम कैपिटल नेचर का रिपेयर करवा रहे हो तो वो असेट की कॉस्ट में जाकर जुड़ जाता है और उस पर फिर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर तुम टेनेंट हो। अभी तो हमने बात करी अगर तुम ओनर हो तो तुमको इंश्योरेंस का, रेवेन्यू रिपेयर्स का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर तुम टेनेंट हो, तुमने किराए से ली हुई है प्लांट मशीनरी या फर्नीचर,
तो बेटा रेंट का खर्चा, उसका डिडक्शन तुम ले सकते हो। इंश्योरेंस का खर्चा, उसका तुम डिडक्शन ले सकते हो। रेवेन्यू रिपेयर अगर तुम करवा रहे हो तो उसका डिडक्शन भी तुम ले सकते हो। बस तुम किस चीज का डिडक्शन नहीं ले सकते हो, कैपिटल नेचर की रिपेयर का डिडक्शन नहीं ले सकते। कैपिटल नेचर की जो भी रिपेयर तुम करवाओगे वो अमाउंट तुम्हारे असेट में जाकर क्रिएट होगा, वो उसका तुम असेट क्रिएट कर सकते हो और फिर उस असेट पे तुम डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हम अलग से देखेंगे। नोट देखो यहाँ क्या लिखा है, expense under section 30 and 31 allowed only if asset used for business or profession। ये मैंने तुमको बता दिया। अगर तुम पर्सनल के लिए बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर यूज कर रहे हो तो बेटा इन सारे एसेट्स जो तुम पर्सनल के लिए यूज कर रहे हो, उन सारे एसेट्स पे जो तुम खर्चा कर रहे हो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर तुम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो ही तुम डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, अगर तुम पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल के लिए यूज कर रहे हो तो उसको बाइफरगेट कर देना, कितना पर्सनल कितना बिजनेस। सेकेंड पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कैपिटल नेचर का रिपेयर टेनेंट करवाता है बेटा, उसके लिए उसके हाथ में असेट क्रिएट कर दिया जाता है और फिर उसको डेप्रिसिएशन दे दिया जाता है उस असेट पर। ठीक है, तो ये थे हमारे सेक्शन 30 एंड 31। अब रीडिंग का जो वीडियो है वो मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगी, इंटर वालों की रीडिंग में मॉड्यूल से करवाऊंगी तो वो सिर्फ इंटर वालों के लिए होगा। एग्जीक्यूटिव वालों की जो रीडिंग होगी वो सिर्फ मैं एग्जीक्यूटिव वालों के लिए गिरीश आहूजा से रीड करवाऊंगी, तो वो अलग अलग देख लेना। ठीक है, मैं उसमें मेंशन कर दूंगी ओनली फॉर इंटर, ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ो, है ना। मैं इसके क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लिखकर प्लीज मुझे फोटो भेज देना। अगर कोई मुझे क्वेश्चन की फोटो नहीं भेजता है मतलब मैं ये समझूंगी कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर भेज देना, तभी मैं मानूंगी कि आपने वीडियो देख लिया है और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में अपन पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद अपन एक बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना, नेक्स्ट जो सेक्शन वाला वीडियो होगा दैट इज डेप्रिसिएशन। रीडिंग वाली वीडियो के बाद रिकॉर्ड करूंगी इसको। डेप्रिसिएशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बाय बाय।